याद है पहले का सारा कुछ? बोलो। SCP में Z कितना? कहाँ कहाँ पे एटम होता है? कॉर्नर पे और हाँ हेक्सागोनल फेस के सेंटर पे और इनसाइड द क्यूब। कितना एटम? क्यूब नहीं सॉरी, इनसाइड द हेक्सागोन कितना एटम? 3 एटम होता है, ये सब याद है। उसके बाद बताए थे कि कॉर्नर का जो एटम है वो 3 यूनिट सेल में कॉमन होता है। 3 में? कितने में? 6 में। खुद के फ्लोर पे 3 में ना, खुद के फ्लोर और उसके ऊपर का ऐड कर दोगे कितने में? 6 में कॉमन होता है। ठीक है, जो फेस सेंटर पे है वो 2 में कॉमन होता है, 3 पूरा अंदर होता है। वहाँ से जेड हमारा 6 आ गया था। अल्टरनेट लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 4√2/√3r। क्या यही सेम डिस्टेंस FCC में भी होगा? होगा, क्योंकि वो भी तो सेम अरेंजमेंट है, बस गड्ढा हम चेंज कर दिए हैं। लगातार लेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? C क्या है? C/2 बोलोगे तो क्या बोलोगे? 2√2/√3r, 2√2/√3r ये बोलेंगे हम। सही है? ठीक है। वॉल्यूम कितना होता है हेक्सागोन का? 24√2 इंटू r³। सही है। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था? चाहे 0.74 है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 12 के बराबर। डन, सारा कुछ याद है। तो यहाँ पे सिमिलर एटम है ना, सारा अगर एक ही तरह का एटम है अब तक हम लोग जो ही पढ़ रहे थे उसमें यूनिट सेल में एक ही तरह का एटम था, सबका रेडियस सेम था। ठीक है, क्यूबिक में हम 3 देखे और एक SCP देखे, यही 4 ना। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं आयोनिक कंपाउंड में अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखो आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, जितना अरेंजमेंट देख लिया ना, क्रिस्टल सिस्टम में 14 ब्रेविस लैटिस आ गया। ब्रेविस लैटिस 14 यूनिट जो भी है भर दो पूरा। भरने के बाद जगह पूरा भर जाता है या खाली होता है? कुछ कुछ खाली होता है। जैसे सिंपल क्यूबिक में बीच में थोड़ा सा स्पेस खाली था ना। तो एक बार किसी भी ब्रेविस लैटिस में तुम एटम को सजा दो। जैसे आयोनिक कंपाउंड है तो उसमें केटायन भी होगा एनायन भी होगा, दोनों में से कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा। तो बड़े वाले को पहले तुम किसी ना किसी ब्रेविस लैटिस में सजा दो। सजाने के बाद जो गड्ढा होगा, जो वॉइड होगा है ना, उस वॉइड में कौन होता है? केटायन जाके घुस जाता है। क्लियर हुआ? आयनिक कंपाउंड का अरेंजमेंट कैसे होता है? आयनिक कंपाउंड में जो बिगर आयन है वो किस में होता है? किसी न किसी ब्रेविस लैटिस में, वो वॉइड में नहीं होगा। जो बिगर आयन है, बिगर आयन जो कि नॉर्मली एनायन होता है, सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन जो है वो सोडियम से बड़ा है। जनरली एनायन होता है, लेकिन ऑलवेज ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन बुक वगैरह में जो पढ़ाया जाता है वो एनायन के रेफरेंस में ही पढ़ाया जाता है। समझ गए? अगर हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बात करें तो हम एनायन नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? बिगर आयन। बिगर आयन को कहाँ रखना है? किसी ना किसी ब्रेविस लैटिस में। ठीक है, जो गड्ढा छूटेगा, जो वॉइड बनेगा, उस वॉइड में कौन पड़ा होगा? केटायन पड़ा होगा, केटायन पड़ा होगा। क्लियर हुआ? कौन पड़ा होगा? केटायन पड़ा होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, नॉर्मली जो हम लोग स्टडी करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन सब कुछ डिटेल में जो जाएंगे वो हम लोग वैसे ही आयनिक कंपाउंड में जाएंगे जिसमें केवल 2 तरह का आयन है। समझ गया ना? है ना। जैसे मान लो Na2SO4 है, तो Na2SO4 को हम लोग स्टडी करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। केटायन हो गया Na+ और एनायन हो गया सल्फेट आयन SO4 2-। SO4 2- का बड़ा सा एक गोला हो जाएगा। क्लियर हुआ? 2 कहाँ है? Na+ साइज का तो एक ही गोला है ना। Na+ चाहे कितना भी हो, जो हम अरेंजमेंट बनाएंगे उसमें कितना स्फीयर हमको मिलेगा? 2 तरह का स्फीयर मिलेगा, एक सल्फेट काइंड का, दूसरा Na+ काइंड का। हाँ, हम K4FeCN6 नहीं पढ़ेंगे, है ना। यही पढ़ सकते हैं, अगर FeCN6 को दे दिया अलग से तो हम इसको पढ़ सकते हैं, है ना। K2Al2SO4 जो आता है वो हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें K+ अलग हो गया, एल्युमिनियम 3+ अलग हो गया, एक सल्फेट भी आ गया, 3 आ गया। उसको हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। हम उसी को स्टडी करेंगे जिसमें 2 तरह का गोला हो, 2 तरह का स्फीयर हो। क्लियर हो गया? ठीक है, हेडिंग दो अरेंजमेंट, हेडिंग दो अरेंजमेंट इन आयोनिक कंपाउंड्स, अरेंजमेंट इन आयोनिक कंपाउंड्स। सही है?
अरेंजमेंट इन आयोनिक कंपाउंड्स, लिख लिया, ठीक है। नीचे लिखो इन आयोनिक कंपाउंड्स, इन आयोनिक कंपाउंड्स, इन आयोनिक कंपाउंड्स, इन आयोनिक कंपाउंड्स cations and anions, cations and anions, ब्रैकेट में लिखना टू काइंड्स ऑफ स्फीयर, टू काइंड्स ऑफ स्फीयर, टू काइंड्स ऑफ स्फीयर, ब्रैकेट बंद करो, आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में दो तरह का स्फीयर मौजूद होता है, केटायन काइंड का और एक एनायन काइंड का। डन यहाँ तक? बोलो। ठीक, अगला एरो देकर लिखो, अगला एरो देकर लिखो। इन आवर डिस्कशन, लिखो इन आवर डिस्कशन, इन आवर डिस्कशन, इन आवर डिस्कशन वी विल डेजिग्नेट, वी विल डेजिग्नेट, DESIGNATE, we will designate bigger ion, we will designate bigger ion as anion, we will designate bigger ion as anion and smaller ion, and smaller ion as cation, and smaller ion as cation, smaller ion जो है वो केटायंस मानकर चलेंगे हम, सही है, ठीक है। अगर सवाल में उल्टा आ गया, केटायन बड़े साइज़ का हो गया, एनायन छोटे साइज़ का हो गया, कोई बात नहीं, हमारा डिस्कशन उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। वो क्लियर हो जाएगा, आगे समझोगे तो क्लियर हो जाएगा क्या क्या हमें उल्टा करना है, ठीक है। तो हम क्या बोले, बिगर आयन यानी एनायन को हम किस में रखेंगे, ब्रेविस लैटिस में। नीचे लिखो एरो देकर, नीचे एरो देकर लिखो इन आयनिक, लिखो इन आयनिक कंपाउंड्स, इन आयोनिक कंपाउंड्स, इन आयोनिक कंपाउंड्स कॉमा बिगर आयन, बिगर आयन और एनायन, बिगर आयन और एनायन इज, बिगर आयन और एनायन इज अरेंज्ड, बिगर आयन और एनायन इज प्रेजेंट, अरेंज नहीं, इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द ब्रेविस लैटिसेस, is present in one of the brevis lattices, is present in one of the brevis lattices, कॉमा देकर लिखो and smaller ion, and smaller ion और cation, smaller ion और cation, cation is present, is present in, cation is present in, cation is present in voids, present in voids, 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 present in the voids, present in the, present in the anionic, present in the anionic arrangement, anionic arrangement है ना। एनायंस के अरेंजमेंट के बाद जो वर्ड होता है, तो हम यहाँ एनायन बोलकर एनायन ही बोलना चाह रहे हैं या बिगर आयन बोलना चाह रहे हैं, हाँ बिगर आयन के अरेंजमेंट बोलना चाह रहे हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि हमेशा वो एनायन ही होगा, लेकिन हाँ मोस्टली वो एनायन ही होगा। लिख लिया, क्या लिखे लास्ट में, हाँ प्रेजेंट इन एनायनिक अरेंजमेंट, क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ पे तीन तरह का पॉसिबिलिटी अराइज होता है। अगर हम मान लो ट्रायंगुलर अरेंजमेंट देखें एक सिंगल प्लेन पे, तो सपोज करो बिगर आयन जो कि हमारा एनायन है मान लो, वो ऐसे है, और केटायन बीच में गड्ढा दिख रहा है, केटायन जो है वो बीच वाले गड्ढे में है, यहाँ पे है केटायन, ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये होगा केटायन का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होगा ये कांटेक्ट रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये सीन बीच में केटायन होगा। और तीसरा, केटायन का साइज़ थोड़ा सा और छोटा हो जाए, तो जैसे ही छोटा होगा ये केटायन और एनायन का, रेड और ब्लैक का जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, क्लियर हुआ। अगर रेड वाला बड़ा हो जाए तो ये एनायन टच में नहीं रह पाएगा, रेड वाला छोटा हो जाए
तो कीटायन और एनायन टच में नहीं रह पाएगा। तो सपोज करो छोटा हो गया, तो अगर छोटा हो गया तो एनायन वाले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनायन तो वैसे ही रहेगा, लेकिन कीटायन यहाँ छोटा हो गया, ऐसे टच नहीं कर रहा है, छोटा सा गोला है बीच में, और ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो कुछ ऐसे हुआ। क्या तीनों अरेंजमेंट पॉसिबल है? ये 3 पॉसिबिलिटी बताएं। रियलिटी में कौन कौन सा होता है वो नहीं बताएं। इन तीनों में से कुछ पॉसिबल है, कुछ पॉसिबल नहीं है। क्या गेस कर सकते हो कॉमन सेंस से कि कौन सा पॉसिबल होगा, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा? लास्ट वाला पॉसिबल नहीं होगा, बीच वाला पॉसिबल नहीं होगा, और फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट ऑलवेज होगा। ठीक है, देखो सबसे पहला क्लास में क्या बताए थे, अरेंजमेंट हमेशा कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब किसी भी स्फीयर का मोशन जो है वो रेस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए, वो फ्री टू मूव नहीं होना चाहिए। कौन सा डिज़ाइन दिख रहा है जिसमें हमारा कोई एक आयन फ्रीली मूव कर सकता है? हाँ, थर्ड वाला। थर्ड वाले में ये जो कीटायन है वो किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है। अगर इधर टच हुआ भी तो उनके साथ कांटेक्ट नहीं रहेगा, वो लूज है, ऐसे हिलाओगे तो बजेगा झुनझुना की तरह। पता है समझ में? ठीक है, ये कॉम्पैक्ट है। यहाँ भी रेड वाले का जो मोशन है वो क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है ना, जैम्ड है चारों तरफ से। तुम बोलोगे ब्लैक वाला तो मूव कर सकता है, तो ऐसा नहीं है, इधर का हम डिजाइन थोड़े बनाया है। बड़ा वाला तो ब्रेविस लाइटिस में है ना, तो ब्रेविस लाइटिस तो हम पहले ही पढ़ लिए कि ब्रेविस लाइटिस कॉम्पैक्ट होता है, वो मूव नहीं करता है। तो अपने को छोटे वाले और बड़े वाले का रेस्पेक्टिव अरेंजमेंट देखना था। तो हम देख रहे हैं कि इसमें वाले में, थर्ड वाले में हमारा कीटायन जो है वो कॉम्पैक्ट नहीं है, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये दोनों पॉसिबल है, समझ गए? ठीक है, लिखो लिखो फॉलोइंग, एरो देकर लिखो, फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ relative arrangements, following two types of relative arrangements of cations and anions are possible, of cations and anions are possible, of cations and anions are possible। लिख लिए? नोट कर लो। इसमें 2 ही पॉसिबल है, एक गलत है, इसलिए हम लिखे हैं फॉलोइंग 2। समझ गए ना? हो गया ना, लिख लिया ना? ठीक है, देखो तो अब हमें ये देखना होगा कि वॉइड कितने तरह का होता है। वॉइड पकड़ना होगा हम लोगों को। तो इम्पॉर्टेंट वॉइड कौन सा होता है? 2 तरह का, जो हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर हुआ? कौन कौन सा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। और किस में देखना है? तो हमें क्लोजेस्ट पैकिंग में देखना है। किस में? क्लोजेस्ट पैकिंग में। क्लोजेस्ट पैकिंग का और भी वर्ड आएगा, सिंपल क्यूबिक वर्ड आएगा, है ना, लेकिन वो सब समझ में आ जाएगा आराम से। तुमको ये दोनों वर्ड अच्छे से पहचानना होगा। जो हम FCC का डायग्राम बनाए थे बड़ा वाला, 8 कमरे वाला, याद है? वो कमरा हम फिर से बनाएंगे और उसमें तुमको डिटेक्ट करना होगा कहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड है और कहाँ पे कौन सा वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड है। क्लियर हुआ? ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी हम इसके बारे में बता चुके थे। कीटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ से मिलेगा? इसके चारों तरफ कितना एटम टच में है या कितना एनायन इसका टच में है? हाँ, कितना एनायन इसका टच में है। एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ से मिलेगा? इसके चारों तरफ कितना कीटायन इसके टच में है। क्लियर हुआ? ठीक है, ऑपोजिट आयन को हम देखा करते हैं। बता रही है समझ में? चलिए, तो हेडिंग दो, स्टार्ट कर लिखो। हेडिंग दो, टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन क्लोजेस्ट पैकिंग। टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन क्लोजेस्ट पैकिंग। टाइप्स ऑफ वर्ड्स इन क्लोजेस्ट पैकिंग। लिख लिए? तो हमें वर्ड जो है SCP में नहीं पढ़ना है, FCC में पढ़ना है।
लेकिन HCP में नंबर उनका जानना है। FCC में कहाँ कहाँ पे होता है पूरा डिटेल में जाना है, लेकिन हेक्सागोनल में कहाँ कहाँ पे होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि कितना होता है। क्लियर हुआ? तो FCC देखने के बाद हम लोग उसको भी रिलेट कर देंगे, SCP से भी रिलेट कर देंगे। सही है? ठीक है, नीचे लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, there are two types of words present in closest packing arrangement। closest packing का मतलब क्या हुआ? FCC चाहे SCP, है ना, दोनों को इंडिकेट कर रहा है ना। हम क्लोजेस्ट पैकिंग लिख रहे हैं, क्यूबिक क्लोजेस्ट नहीं लिख रहे हैं, चाहे हेक्सागोनल वाला क्लोजेस्ट नहीं लिख रहे हैं, हम सिंपली क्लोजेस्ट लिख रहे हैं। तो क्लोजेस्ट पैकिंग केवल FCC, दोनों FCC भी और SCP भी। डन यहाँ तक? ठीक है, नीचे लिखो पहला, चाहे एरो देकर लिखो, नीचे एरो देकर लिखो टेट्राहेड्रल वर्ड, नीचे एरो देकर लिखो टेट्राहेड्रल वर्ड। ठीक है, देखो टेट्राहेड्रल वर्ड चाहे ऑक्टाहेड्रल वर्ड नाम क्यों पड़ा? तो टेट्राहेड्रल वर्ड वो गड्ढा होता है जो जिन एटम्स से घिरा है, जिन एटम्स के बीच में है, उन एटम्स के सेंटर को अगर कनेक्ट कर दोगे तो तुम्हें एक टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तुम्हें एक टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में? कहने का मतलब टेट्राहेड्रॉन अगर मिलना है तो वो गड्ढा कितने एटम से घिरा होगा? 4 एटम से। तो 4 एटम से कैसे? स्क्वायर प्लेनर में नहीं, टेट्राहेड्रॉन में। टेट्राहेड्रॉन कैसे मिलेगा? कल का डिजाइन जिसमें हम प्रूफ किए थे तुम लोगों को, जिसमें सी का वैल्यू हम निकाल के लाए थे, है ना, वो डिज़ाइन टेट्राहेड्रॉन ही तो था, टेट्राहेड्रॉन ही था ना। 3 आइटम रख दो, एक उसके जस्ट ऊपर में रख दो, तो बीच में जो गड्ढा खाली दिखेगा वही कौन सा वर्ड है? वो टेट्राहेड्रल वर्ड है। क्लियर हुआ? नीचे लिखो टेट्राहेड्रल वर्ड, नीचे लिखो टेट्राहेड्रल वर्ड इज सराउंडेड बाई four atoms whose centers form regular tetrahedron, है ना। टेट्राहेड्रल वर्ड 4 एटम से घिरा होता है। कैसे 4 एटम से? जिसका सेंटर जो है क्या बना रहा हो? रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बना रहा हो। सही है? तो कैसा होगा टेट्राहेड्रल वर्ड? 3 एटम, और ये जो बीच का गड्ढा जो तीनों को टच करेगा वो टेट्राहेड्रल वर्ड नहीं है, वो ट्रायंगुलर वर्ड है। अगर तुम 3 स्फीयर रख दो तो ठीक बीच का जो स्पेस है सिमेट्रिकली वो बॉटम से और टॉप से ठीक बीच में होगा, बोलो। लेकिन 3 एटम रख के उसके ऊपर चौथा एटम रख के टेट्राहेड्रॉन बना दें, और इस टेट्राहेड्रॉन का अगर हम सेंटर देखें, चाहे सेंट्रोइड देखें, चाहे सेंटर ऑफ मास देखें फिजिक्स में, तो बॉटम पे होता है या बॉटम से थोड़ा ऊपर होता है? बॉटम से थोड़ा ऊपर होता है ना, है ना। कहने का मतलब ट्रायंगुलर वर्ड और टेट्राहेड्रॉन, यहाँ पे जो ट्रायंगल है और इसके ठीक बीचों बीच में जो गड्ढा होगा वो तो सिमेट्रिकली टॉप और बॉटम के ठीक बीच में है। और अगर ऊपर से एक आइटम रख दें और तुमको बीच के गड्ढे में एक छोटा आइटम कुछ ऐसा रखना है कि अब चारों को टच करे, तो इन तीनों के ठीक बीच में रखोगे या थोड़ा ऊपर रखना पड़ेगा? लेकिन जैसे थोड़ा ऊपर रखोगे लूज हो जाएगा, कनेक्शन खत्म हो जाएगा, तो उसको अपना साइज़ क्या करना होगा? बड़ा करना होगा। छोटा करोगे तो टच और ख़त्म हो जाएगा। अगर उस आइटम को ऊपर ला रहे हो, इस ऊपर में जो रखे हो उसको टच कराने के लिए, ठीक है, तो ऊपर वाले को टच करेगा तो नीचे वाले से टच खत्म हो जाएगा। तो किस सिचुएशन में चारों को टच करेगा? जब उस केटायन का साइज इस ट्रायंगुलर वाले गड्ढे की तुलना में थोड़ा सा क्या हो? थोड़ा सा बड़ा हो, है ना। तो इसके ऊपर भी हमने एक आइटम रख दिया। अब इसके बीच में जो गड्ढा है, जो कि इससे थोड़ा बड़े साइज का है। क्लियर हो रहा है ना। अगर हम इसको टच कराते हुए बनाएं, इसको टच कराते हुए, तो वो टेट्राहेड्रल गड्ढे में नहीं जाएगा, वो ट्रायंगुलर गड्ढे में जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो उसे थोड़ा सा क्या रहेगा? थोड़ा सा ऊपर रहेगा, है ना, यानी कि कुछ इस प्रकार से रहेगा। अगर मान लो केटायन है तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, कुछ यूँ रहेगा कि ऊपर वाले को भी टच करे और नीचे में जो 3 है उसको भी वो टच करे। लेकिन अभी हम केटायन को क्यों रख रहे हैं?
अभी हम आयनिक कंपाउंड थोड़े पढ़ रहे हैं, अभी तो बस हम ये पढ़ रहे हैं ना टाइप ऑफ गड्ढा, अभी तो बस हम गड्ढे का नेचर जान रहे हैं, है ना। तो हम सिंपली इसको लिख देंगे कि ये क्या है हमारा, ये टेट्राहेड्रल वायर्ड है। एटम इसमें हम बाद में रखेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, बना लो। लिख लिए? अगला एरो दीजिए, अगला एरो दीजिए और लिखो ऑक्टाहेड्रल वायर्ड। ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, ऑक्टाहेड्रॉन किसको बोलते हैं पता है आप लोगों को? ऑक्टाहेड्रॉन किसे बोलते हैं? किस, ये तो टेट्राहेड्रॉन हो गया, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गया। ऑक्टाहेड्रॉन किसे बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट किसे कहते हैं? नहीं पता? हाँ, स्क्वायर बाई पिरामिडल को। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ले लो और एक ऊपर में एटम ले लो और एक नीचे में ले लो, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रॉन। कहने का मतलब कि ऑक्टाहेड्रॉन का दूसरा नाम क्या होगा? स्क्वायर बाई पिरामिडल। लिखो when a void is surrounded by, when a void is surrounded by 6 atoms, a void is surrounded by 6 atoms forming regular octahedron, forming regular octahedron or square bipyramidal arrangement, then this void is called octahedral void. Then this void is called octahedral void. Then this void is called octahedral void. सही है? ठीक है, तो कैसे होगा octahedral void? चार एटम, एक एटम इसके ऊपर में और एक एटम इसके ठीक नीचे में, सही है? और इन छयों के ठीक बीच में। तो जब ठीक बीच में होगा तो सिमेट्री से ऊपर वाले आइटम से जितना नीचे होगा, नीचे वाले आइटम से उतना ही ऊपर होगा। बोलो। तो ये तो हमारा जो केटायन है वो तो फिर ठीक बीच में चला जाएगा चारों के, नहीं आएगा क्या? जब ऊपर से उतना ही नीचे रहे, नीचे से भी उतना ही ऊपर रहे, तब तो फिर ऊपर वाले आइटम नीचे वाले आइटम का कोई मतलब ही नहीं रहा, वो तो सिंपली इन चारों आइटम को टच करने वाला गड्ढा होगा। समझ गए? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वास्तव में स्क्वायर प्लेनर के बीच का जो वॉइड होता है वही होता है। स्क्वायर प्लेनर में जो गड्ढा होता है ना, वो सेम साइज का होता है किसके? ऑक्टाहेड्रल वॉइड के। डन यहाँ तक? ठीक है, तो हम इसे क्या लिखेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखो इसको दिखाने का एक और तरीका है, देखो कैसे। कल जो हम अरेंजमेंट दिखा रहे थे क्लोजेस्ट पैकिंग का, उसमें याद करो ये डिज़ाइन आया था और ये बीच के गड्ढे को हम बोलते हैं जेड टाइप ऑफ वॉइड, और इसके ऊपर में जब आइटम रखे थे तो एससीपी आ गया था, और जब इसके ऊपर में आइटम नहीं रखे थे तो हम यहाँ पे आइटम रखेंगे। तो जब यहाँ पे आइटम रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे ना, तो ये जो बीच का गड्ढा है अपने आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। 3 आइटम दिख गया नीचे के लेयर में, हम यहाँ आइटम रखेंगे, यहाँ आइटम रखेंगे, यहाँ रखेंगे। ऑब्वियसली यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ रखोगे तो यहाँ नहीं रख पाओगे, लगातार वॉइड तो फिल नहीं हो पाता है ना। तो अगर हम इस गड्ढे में, इस लेयर के ऊपर इस गड्ढे में आइटम को रखें तो एक आइटम ऐसे जाएगा, दूसरा और तीसरा ऐसे जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, ऊपर ब्लू वाले को हल्का सा हम शेड कर देते हैं ताकि ये दिखे आपको कि अलग लेयर है। ठीक है, और मेरा ये बोलना है कि ये जो बीच का गड्ढा देख रहे हो ये वाला है ना, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही है, ये सेम वॉइड है। बता सकते हो कैसे? इमेजिन हो रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है कि रोटेट कर दोगे तो ये वाला उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चाहे वो वाला इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखो तो, देखो कैसे। ये वाला जो है, ये ब्लू वाला एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है क्या?
बोलो, टच कर रहा है। और ये ब्लू इस वाले ब्लैक को टच कर रहा है, ये ब्लैक इस ब्लैक को टच कर रहा है, और ये ब्लैक इस ब्लू को टच कर रहा है। तो अगर ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहा है तो इनके सेंटर को मिलाएंगे तो एक स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? और ये ब्लू वाला ध्यान से देखो तो इसको 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 टच कर रहा है चारों को, यानी इन चारों का जो गड्ढा होगा उसी पे बैठा हुआ है। बोलो, और ये जो नीचे का एटम है वो भी इन चारों को टच कर रहा है क्या? इन दोनों ब्लू को, इन दोनों ब्लैक को, ये वाला ब्लैक टच कर रहा है, और ये ब्लैक और ये ब्लू क्या एक दूसरे को टच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्या सीन हुआ? ये चारों टच कर रहा है यानी स्क्वायर बन गया। इसके जस्ट ऊपर में ये रखा हुआ है, तो यहाँ भी तो था ऊपर में रखा हुआ, और ये इसके जस्ट नीचे में रखा हुआ है। सेम डिजाइन है क्या? अगर तुम्हें इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है तो करो क्या, इन चारों को ऐसे पकड़ लो, ऐसे। ब्लू वाला ऊपर है, ब्लैक वाला नीचे है, तो तुम जब पकड़ोगे तो ऐसे नहीं पकड़ोगे, थोड़ा ऐसे पकड़ना होगा। ऐसे पकड़ोगे ना, ऐसे है, ऐसे इस तरह से है, तो ऐसे पकड़ना होगा हमको। तो ऐसे पकड़ लो, पकड़ के ऐसे घुमा दो। जैसे घुमाओगे ये जो ब्लू बोर्ड से ऊपर है वो घूम के बोर्ड पे चला जाएगा, ये जो है बिल्कुल नीचे चला जाएगा, और ये जो है बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। क्या इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? क्लियर हुआ? और क्या हम बोलें, अगर ऊपर के एटम को हटा दो, नीचे के एटम को हटा दो, तो भी गड्ढे का साइज चेंज होने वाला नहीं है। तो हम चाहें तो इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे भी, 1 2 3 4, थोड़ा ढंग से बना लेना, सेम साइज का स्फीयर है ना। और ये जो गड्ढा है, ये कौन सा गड्ढा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है। इसमें भी ये जो गड्ढा है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसमें अगर किसी कैटायन को रखोगे तो 6 को टच करेगा। समझ गया ना? बना लो डायग्राम, तीनों डायग्राम। चलो हो गया? बोलो। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होता है हम समझ गए, ऑक्टा कैसा होता है हम समझ गए। अगर ये डिज़ाइन हमको एफसीसी में कहीं पे दिख जाए तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पे जो गड्ढा क्रिएट हो रहा है वो टेट्रा होगा चाहे ऑक्टा होगा। समझ गया ना? अगला स्टार्ट अगर लिखो, पहले ऑक्टा देखेंगे, ऑक्टा आसान होता है। स्टार्ट अगर लिखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी और सीसीपी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी और सीसीपी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी और सीसीपी। ठीक है, लिख लिए? आपको वही डायग्राम बनाना है जो सिखाए थे हम एफसीसी में। पहला लाइन, 9वां लाइन, है ना? दोनों के बीच में 7 लाइन होगा, बताए थे ना? ठीक है, पहला और तीसरा बनाते जाओ, याद है तो। ये हमारा एफसीसी हो गया, और सारा हमने एफसीसी का आइटम दे दिया। बड़ा सा जो हमारा डायग्राम है यही एफसीसी है। बनाओ। चलो हो गया बच्चों, लिख लिए? अब देखो इसमें हमें ढूंढना है अब क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, यही ना? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर होगा? ठीक है, तो कहीं भी अगर हम 4 एटम देख रहे टच में, और एक ऊपर में हो एक नीचे में हो, तो बीच का गड्ढा ऑक्टा बन जाएगा। देखो तो कहीं दिख रहा है, एक तो स्पष्ट दिख रहा है आपको। देखो तो ये एटम, ये जगह,
है ना। हम जहाँ जहाँ ऑक्टाहेड्रल वर्ड है वहाँ रेड कलर का आइटम रख देंगे, मान के चलना वो केटायन है, समझ गया, ब्लैक वाला एनायन है ना। तो देखो, तो इसके लेफ्ट साइड में आइटम, राइट साइड में आइटम, तो ये चारों मिलके एक स्क्वायर बना रहा है, एक ऊपर और एक नीचे। तो अगर रेड वाला केटायन है तो इस केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, जल्दी बोलो। 6 होगा, 6 के टच में होगा। जो भी आइटम ऑक्टा में होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। और जो टेट्रा में होता है 4 होगा, 4 से घिरा है तो 4 होगा। जिससे घिरा है उसका कितना होगा हमको नहीं पता, जिससे घिरा है वो गड्ढा उसका कितना होगा बड़े वाले का, फिलहाल में हमको नहीं पता, लेकिन जो छोटा वाला है उसका तो पता है, ठीक है। और बता सकते हो कहीं पे, बाकी कोई भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 6 आइटम तुमको नहीं दिखेगा अगर बगल के यूनिट सेल में होगा, है ना। तो बताओ, गेस करो कहाँ पे हो सकता है, क्या एज के सेंटर पे होगा। एक आइटम लेफ्ट साइड में है तो एक राइट साइड में होगा, एक नीचे में है तो एक ऊपर में भी होगा, और एक इधर है तो इधर भी होगा। इधर हुआ। तो एफसीसी में रट जाओ अच्छे से, एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पे होता है, एज के सेंटर पे होता है, हर एज के सेंटर पे, और कहाँ पे, बॉडी सेंटर पे। क्लियर हुआ। तो हर एज के सेंटर पे है। टोटल कितना एज है बच्चों, 8। टोटल कितना एज है, तुम लोग इसमें गिन रहे हो। और इस रूम को देखो ना, इस रूम में कितना पिलर है, 12 है। छत पे 4 एज है, फर्श पे 4 एज है, और 4 पिलर, 4 परपेंडिकुलर एज है। टोटल कितना होगा, 12 होगा। चार देखो ऊपर में आया एज का सेंटर, है ना। ये जो परपेंडिकुलर एज है उसमें भी 4 आ गया, और नीचे जो फर्श है उसमें भी 4 आ गया। और एक एज कितने कमरों में कॉमन होता है, ये वाला जो पूरा एज है, ये पूरा एज, ये पूरा पिलर, ये कितने कमरों में कॉमन है, ये वाला पिलर कितने कमरों में कॉमन है, 4 कमरों में, 4 में ना, है ना। ये वाला जो पिलर है इस कमरे में, इसके बगल वाले में, इसके इधर वाले में, और इसके पीछे वाले में, है ना। कोई भी एक पिलर जो होता है उसके चारों तरफ 4 ही कमरा होगा, सही है। ऊपर का फ्लोर में नहीं जाना, नीचे के फ्लोर में नहीं जाना, क्यों, क्योंकि एज के सेंटर का आइटम हो गया है। तो सेंटर वाला तो केवल इसी कमरे का प्रॉपर्टी है, इसी फ्लोर का प्रॉपर्टी है। तो इस फ्लोर पे एक पिलर कितने में कॉमन, 4 में, और ऐसा ऐसा 12 पिलर है, 12 पिलर पे 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, सही है। तो ये जो एज के सेंटर पे है, अगर ये 4 में कॉमन है तो एक में इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा, और ऐसा ऐसा 12 पिलर, 1/4 गुना 12, 3 आया, और एक बॉडी सेंटर पे पूरा 3 और 1 4, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होता है, 4 होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। इसके नीचे लिखो, डायग्राम के नीचे, डायग्राम बनाने का टाइम मिलेगा, इसके नीचे भी लिखो पहले। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लिखो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट, are present at the center of each edge, at the center of each edge, EDG, edge, clear। पूरे शब्द के लिखो। also there is one octahedral void, present, also there is one octahedral void present at the body center, there is one octahedral void present at the body center, clear। next arrow, octahedral void, before octahedral void present at the edge center, octahedral void present at the edge center, octahedral void present at the edge center is common, octahedral void present at the edge center is common in 4 unit cell, hence contribution of this void in one unit cell will be
Hence contribution of this word in one unit cell will be 1 by 4. Hence contribution of this word in one unit cell will be 1 by 4. 1 by 4 comma देगा, and there are 12 such octahedral words. 12 such octahedral words. There are 12 such octahedral words at 12 edge centers. At 12 edge centers है ना, 12 edge center पे ऐसा ऐसा कितना वर्ड है, 12 वर्ड है, सही है, ठीक है। नीचे देखकर also there is one octahedral word completely inside the unit cell. Also there is one octahedral word completely inside the unit cell. Also there is one octahedral word completely inside the unit cell. Completely inside the unit cell. Completely inside the unit cell. लिख लिया, ठीक है। इसमें लिखे hence effective number of octahedral words per unit cell बराबर, hence effective number of octahedral words per unit cell बराबर कितना हो जाएगा, बोलो कैसे, 1 by 4 into 12 plus 1 is equal to कितना, 4 is equal to 4। तो octahedral word का नंबर आ गया FCC में 4 के बराबर, हो गया, लिखिए डन यहाँ तक, ठीक है। अब बताओ जो रेड वाला है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6 आया। रेड वाले के चारों तरफ कितना ब्लैक है, 6 ब्लैक है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक टॉप और बॉटम, सही है। ब्लैक वाले के चारों तरफ कितना रेड है, 6 ही है, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक पीछे है, तो ये आगे होगा। कहने का मतलब ये तो पूरा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। अगर पूरे क्यूब को हम a/2 से शिफ्ट कर दें, a/2 से, पूरे क्यूब को अगर हम कितने शिफ्ट कर दें, a/2 से, तो हम पा रहे हैं कि हर ब्लैक वाला रेड से रिप्लेस हो जाएगा, हर रेड वाला किससे, ब्लैक से, और अरेंजमेंट में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्लैक वाले के ऑक्टाहेड्रल वर्ड में रेड वाला है, तो रेड वाले के ऑक्टाहेड्रल वर्ड में ब्लैक वाला भी होगा। डिफरेंस बस ये है कि रेड वाला छोटे साइज का है, तो छोटे साइज से वर्ड क्रिएट नहीं होता है, छोटा वाला कांटेक्ट में रहता था ना, ऐसा तो नहीं, पता ही समझ में है, ठीक है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि बड़े वाले से जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना है उसमें छोटा वाला है, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं इफ अगर ब्लैक वाला क्या है, अनायन है, जो कि कोई जरूरी नहीं है, हम मान रहे हैं बड़े वाले को अनायन मान रहे हैं, और हमारा रेड जो है वो क्या है, वो अगर केटायन है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्मॉलर आयन क्या होगा, 6। आगे साइड में लिखो इसको, वहीं पर डायग्राम को बगल में लिखो, तुम लोग है ना, अपना देख लो केटायन और एनायन को कैसे अलग अलग दिखाओगे। अगर मान लो सेमी कलर का पेन है तो एक को बोल्ड रखना और एक को बस सर्कल दे देना, सर्कल हर जगह दे देना, है ना। इधर दिखा देना, जो बोल्ड वाला होगा वो एनायन होगा, जो स्फीयर होगा एनायन होगा, जो सर्कल होगा वो केटायन होगा। हो गया ना, यस सर। चलो नीचे लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्मॉलर आयन और केटायन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्मॉलर आयन और केटायन, सही से चलो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्मॉलर आयन और केटायन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्मॉलर आयन और केटायन प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड बराबर, प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड, प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड बराबर कितना, 6। अगला लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन और बिगर आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन और बिगर आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन और बिगर आयन प्रेजेंट एट FCC लैटिस पॉइंट बराबर, प्रेजेंट एट FCC लैटिस पॉइंट बराबर, प्रेजेंट एट FCC लैटिस पॉइंट बराबर कितना आएगा,
ये भी 6 ही आएगा, दोनों सिमेट्रिकल है, इक्वल टू 6। हो गया ना? और बताओ तो बच्चों, अगर मान लो ये एज है, ठीक है, केटायन और एनायन हमेशा कांटेक्ट में रहता है। देखो पन्ना पीछे पलटो, आयनिक कंपाउंड का जो हेडिंग दिए थे वहाँ 3 डायग्राम दिखा था ना, जिसमें एक गलत था 2 सही था। उसमें देखो तो क्या नोटिस कर रहे हो, केटायन एनायन ऑलवेज कांटेक्ट में है ना, लेकिन एनायन कांटेक्ट में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, सही है ना? ठीक है, कहने का मतलब बिगर वाला आयन कांटेक्ट में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, लेकिन जो छोटा वाला और बड़ा वाला है केटायन और एनायन, वो हमेशा कांटेक्ट में रहेगा, और दो छोटा वाला कभी भी कांटेक्ट में नहीं रहता है, क्योंकि रेड वाला देखो छोटा है ना, क्या वो किसी और रेड के साथ कांटेक्ट में रह सकता है? वो तो गड्ढे के बीच में है, कहाँ से कांटेक्ट में रहेगा? क्लियर हुआ? तो ये 3 लाइन लिखने का जगह है क्या वहाँ पे? वहाँ पे नहीं है लोग, हाँ सही है, क्यों हो जाएगा, लिख दो वहाँ पे, केटायंस एंड एनायंस आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट। लिखो केटायंस एंड एनायंस आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, cations and anions are always in contact, cations and anions are always in contact, लिख लिया? ठीक है, अगला लिखो, smaller ions are never in contact, 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 नेवर इन कॉन्टैक्ट, लिख लिए? अगला लिखो, बिगर आयंस, बिगर आयंस, बिगर आयंस मे और मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट, बिगर आयंस मे और मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट, बिगर आयंस मे और मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट, बिगर आयंस मे और मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट। हो गया? तो देखो तो केटायन और एनायन ऑलवेज कॉन्टैक्ट में रहेगा, तो रेड वाला ब्लैक वाले के पक्के से कांटेक्ट में रहेगा, तो रेड वाला ब्लैक वाले के पक्के से कांटेक्ट में रहेगा, तो हम बोल सकते हैं Ra प्लस RC बराबर A/2। जहाँ पे ये हो गया इसलिए उसका आधा हो जाएगा A/2, और ये दोनों टच में है, तो दोनों के रेडियस का समेशन क्या आएगा? Ra प्लस RC बराबर A/2। लिख लो इसके नीचे, वही डायग्राम पे साइड में लिखना, Ra प्लस RC बराबर A/2। हो गया? चलिए अगला हेडिंग लिखिए, सब्सम ऑक्साइडल वर्ड ऐसे है ना। अगला हेडिंग दो, अगला हेडिंग दो, टेट्राहेड्रल वर्ड्स, देखो टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन एफसीसी, टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन एफसीसी, टेट्राहेड्रल वर्ड्स इन एफसीसी। लिखिए। अब देखो टेट्राहेड्रल वर्ड कहाँ पे होता है, तो टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए पहले आपको टेट्राहेड्रॉन चुनना होगा। बोलो बच्चों, तुम लोगों को ये डायग्राम फिर से बनाना होगा, हमको फिर से बनाना नहीं पड़ेगा, हम एडिट कर देंगे इसको। लग जाओ, हो गया सबका ना? अब एक काम करो, कितना आराम से, अभी देखो पहले डायग्राम देखो, अपने को क्या चाहिए? टेट्राहेड्रल वर्ड है, तो अपने को क्या चाहिए? 4 ऐसा आइटम हो। टेट्राहेड्रल वर्ड कैसे बनता है पता है? 3 आइटम उसके ऊपर में एक आइटम, वही होता है ना। उसको एनालाइज करोगे तो तुम पाओगे ना, प्रत्येक आइटम बाकी 3 को टच कर रहा होता है। ऊपर का जो आइटम है वो भी 3 को टच कर रहा है, नीचे वाले का, नीचे में भी कोई एक आइटम चूज कर लो तो वो साइड वाले को भी टच कर रहा है, ऊपर वाले को भी टच कर रहा है। कोई भी 4 आइटम, अगर 4 में से कोई भी एक बाकी 3 को टच करेगा तो वो टेट्राहेड्रॉन बना ही देगा। स्क्वायर फिगर में 4 होता है, लेकिन तुम नोटिस करोगे उसका एक आइटम 2 ही को टच करता है, 3 को टच नहीं करता है। अब ये अपना एफसीसी है, एफसीसी में क्या बोलते हैं? आइटम कौन सा कॉन्टैक्ट में होता है? एक तो फेस डायगोनल कलम, दूसरा परपेंडिकुलर फेस के सेंटर में जो आइटम होता है वो भी कॉन्टैक्ट में होता है। एक क्यूब है ये पूरा, एक अकेला एफसीसी है, बोलो। इस अकेले एफसीसी में को हमने 8 छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड कर दिया, यह है ना। हर छोटे क्यूब को ध्यान से देखो, उसमें तुमको एक टेट्राहेड्रॉन दिखेगा। हर छोटे क्यूब को ध्यान से देखो, उसमें तुमको 4 आइटम दिखेगा, और चारों में से प्रत्येक आइटम बाकी तीनों को टच कर रहा होगा।
देखो फिर हम दिखाते हैं, उससे पहले देखो। चलो देखते हैं, बोर्ड पे देखते हैं। कोई भी छोटा क्यूब अपनी मर्जी से चूज कर लो, ठीक है। मान लो हम लेफ्ट साइड में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में ऊपर के फ्लोर पे पीछे वाला कमरा। कौन सा? पीछे वाला कमरा। ध्यान से देखो तो उस पीछे वाले कमरे का बाउंड्री ये होगा, यही होगा ना। उसमें 4 एटम देखो, क्या ये एटम उसी कमरे का हिस्सा है? 1 2 फेस डायगोनल का कांटेक्ट में होगा, ये एटम भी उसी में है, तो ये वाला इसके भी कांटेक्ट में होगा, क्योंकि ये एटम पीछे वाले फेस के सेंटर पे है और ये छत वाले फेस के सेंटर पे है, नहीं परपेंडिकुलर फेस। बोलो लेफ्ट साइड का दीवार, तो ये एटम इसके कांटेक्ट में होगा और उसी क्यूब का हिस्सा है। लेफ्ट साइड का दीवार पीछे का दीवार एक दूसरे परपेंडिकुलर होगा। बोलो यानी ये एटम इसके साथ भी कांटेक्ट में होगा। क्लियर है? हर ब्लू लाइन क्या कांटेक्ट को दिखा रहा है? हर ब्लू लाइन दिखा रहा है कि जो भी ब्लू लाइन जिन दो एटम के बीच में है वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है। ये कॉर्नर वाला है ना, और पीछे के फेस का फेस डायगोनल होगा कांटेक्ट में। बोलिए ऊपर के फेस का सेंटर और लेफ्ट साइड के फेस का सेंटर परपेंडिकुलर, यानी ये एटम इसके साथ भी कांटेक्ट में होगा। बन गया टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन दिख रहा है, ठीक है। यानी टेट्राहेड्रॉन के ठीक बीचों बीच में यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा ना। वो टेट्राहेड्रल वॉइड इस क्यूब के, छोटे क्यूब के बॉडी सेंटर से कोइंसाइड कर जाता है। आए समझ में? अगर हम मान लो यहाँ से एक लाइन खींच दे बॉडी सेंटर से जाता हुआ ऐसे, और ये यहाँ तक चला जाए, ठीक है। तो ये हुआ बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर और कॉर्नर के ठीक बीचों बीच में यहीं पे होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, ये होता है ना। वो टेट्राहेड्रॉन के सेंटर पे होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर हम उसी तरह से नीचे में फ्रंट वाला ये छोटा कमरा लेते हैं, ये वाला, तो इसमें भी देख लो टेट्राहेड्रल वॉइड टच में है। बोलो ये भी टच में है, ये भी क्या है? टच में है, ये भी टच में है। तुमको कुछ नहीं करना, तुमको बस ये कमरा लेना है, चारों एटम को चुनो और सबको लाइन से मिलाना शुरू कर दो, अपने आप बन जाएगा। समझ गए? ये भी टच में है, तो यहाँ भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। क्लियर है? कहने का मतलब इसमें टोटल 8 छोटा कमरा है और हर कमरे के सेंटर पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। एक तरीका ये हुआ सीखने का। दूसरा तरीका बॉडी डायगोनल से तुम सीख सकते हो, क्योंकि दोनों का दोनों टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे आया है? बॉडी डायगोनल पे ही ना। कॉर्नर से कितना दूर? पूरा बॉडी डायगोनल होता है √3 है, पूरा बॉडी डायगोनल होता है √3 है, तो उसका आधा √3/2 और उसका भी आधा, तो यानी कि हर कॉर्नर से √3/4 डिस्टेंस पे एक टेट्रा मिलेगा हमें। क्लियर हुआ? और कितना कॉर्नर होता है टोटल? 8। टोटल कमरे में कितना कॉर्नर है? 8। और हर कॉर्नर से तुम बॉडी सेंटर की ओर जाओगे, हर कॉर्नर से तुम बॉडी सेंटर की ओर जाओगे तो कितना डिस्टेंस पे टेट्रा मिलेगा? 3/4 पे हमको टेट्रा मिलेगा। डन हो गया? क्लियर हुआ? ठीक है। तो डायग्राम में हम तो इसको बनाएंगे नहीं, पहले इसके नीचे लिखो, पहले इसके नीचे लिखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, लिखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट at a distance of √3a/4, at a distance of √3a/4 from each corner along the body diagonal, हर कॉर्नर से बॉडी डायगोनल पे चलना शुरू करोगे तो √3a/4 डिस्टेंस का आपको एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगा। लिख लिया? ठीक है। एक और देखने का तरीका है क्या? अगर हम पूरे बड़े क्यूब को 8 छोटे क्यूब में बांट दें तो हर छोटे क्यूब के सेंटर पे एक टेट्रा मिलेगा। वही सेम है जो पहला लाइन में लिखा है उसी से कांटेक्ट करेगा। ठीक है। अगला एरो पे लिखो, अगला एरो पे लिखो, है ना। अनदर वे लिखो, अनदर वे टू रिप्रेजेंट
अनदर वे टू रिप्रेजेंट टेट्राहेड्रल वाइड को शॉर्टकट में टीवी भी लिख सकते हो, ऑक्टाहेड्रल वाइड को भी। अनदर वे टू रिप्रेजेंट सेम टेट्राहेड्रल वाइड्स, सेम टेट्राहेड्रल वाइड्स इज लिख के डैश दो, इज लिख के डैश दो, और लिखो इफ FCC unit cell is divided into, if FCC unit cell is divided into 8 smaller cubes, 8 smaller cubes of same size, 8 smaller cubes of same size as shown in the diagram, as shown in the diagram, है ना, डायग्राम में जैसा दिखाया गया है, as shown in the diagram, then at the center of each smaller cube, there is a tetrahedral word present, है ना। हर स्मॉलर क्यूब के सेंटर पे आपको क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल वाइड मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है, कहने का मतलब अगर हम बॉडी डायग्राम को इधर साइड में ले आए, है ना, इसका प्रोजेक्शन इधर हम बना रहे हैं, ठीक। तो ये हमारा बॉडी डायग्राम है, सपोज करो। ये अगर हमारा बॉडी डायग्राम है, वही प्रोजेक्शन हम इधर ला रहे हैं, क्लियर तुमको दिखे इसलिए। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, FCC लैटिस पॉइंट। यहाँ भी क्या मिलता है हमको, FCC लैटिस पॉइंट। ठीक बीचों बीच में क्या है, बॉडी सेंटर है, और बॉडी सेंटर और इस कॉर्नर के ठीक बीच में ब्लू कलर का कौन मिला हमको, टेट्राहेड्रल वाइड। यहाँ भी मिला क्या, टेट्राहेड्रल वाइड। और पिछले डायग्राम से हमको पता है कि बॉडी सेंटर पे कौन होता है, बहुत बढ़िया, बॉडी सेंटर पे कौन होता है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी कॉर्नर से ऑपोजिट कॉर्नर की ओर जाएं तो √3/4 जैसे ही चलोगे तुमको एक टेट्रा मिलेगा, और √3/4 चलोगे तो ऑक्टा मिलेगा, चाहे बॉडी सेंटर मिलेगा, और √3/4 चलोगे तो अगला टेट्रा मिलेगा, और √3/4 चलोगे तो अगला कॉर्नर आ जाएगा। क्लियर हुआ, फिर से हम FCC पे पहुंच जाएंगे। तो हर बॉडी डायगोनल पे कितना टेट्रा, 2। और टोटल बॉडी डायगोनल कितना होता है, कमरे में टोटल बॉडी डायगोनल कितना है, 4 है। एक बॉडी डायगोनल में 2 कॉर्नर होता है, 8 कॉर्नर है, तो कितना बॉडी डायगोनल, 4। और हर बॉडी डायगोनल में 2 टेट्रा, कितना होगा, 8 हो गया, ठीक है। ये लेंथ कितना है बच्चों, √3/4 सही है। तो हम RA + RC क्या लिख सकते हैं, अगर ब्लू वाला मान लो, इस वाले केस में अगर हम मान लें कि जो ब्लैक वाला है वो क्या है, एनायन है, और हम 2 ही दिखाए हैं, है इसमें 8 ना, है ना। और ब्लू वाला जो है वो कौन है, छोटा वाला, यानी कौन, एनायन। तो हम बोल सकते हैं RA + RC बराबर √3/4 हो जाएगा, इसका आएगा, ठीक है। नीचे लिखो, जाने गए थे एक्सरसाइज भी तुमको बनाना है डायग्राम में, बनाना। चलिए नीचे लिखो, इफेक्टिव नंबर ऑफ अभी जो पैराग्राफ लिखा है उसके हिसाब से, इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड पर यूनिट सेल बराबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड पर यूनिट सेल बराबर कितना, 8, है ना, 8, ठीक है। चलिए अब बताइए, तो ब्लू वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4। ब्लू के चारों तरफ 4 ही ब्लैक है ना। देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्मॉलर आयन, और केटायन, प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वाइड बराबर कितना, 4। जो टेट्राहेड्रल वाइड में होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4।
और जो एफसीसी लैटिस पॉइंट का एटम होगा ब्लैक वाला, तो उसके चारों तरफ हम ब्लू देखेंगे। तो एक ब्लू तो हमको दिख रहा है, इसके टच में है। इस कमरे में किसी और ब्लू के टच में तो नहीं होगा, लेकिन दूसरे कमरे में तो किसी और ब्लू के टच में हो सकता है। याद करो, हम ऐसा दिखा चुके हैं कोऑर्डिनेशन नंबर तुमको। किसमें दिखाया था? बीसीसी में दिखाया था। बीसीसी में भी बॉडी डायगोनल का लॉन्ग जा रहा था एटम कांटेक्ट में। तो कॉर्नर कैसे सिखाते हैं? कॉर्नर वाला कितने क्यूब में कॉमन? कॉर्नर वाला कितने क्यूब में कॉमन? आवाज नहीं आ रहा। 8 क्यूब में कॉमन। हर क्यूब में बॉडी डायगोनल की ओर जाने पे √3/4 पे ब्लू वाला दिखेगा। यानी कॉर्नर वाला इस कमरे में एक के कांटेक्ट में। तो इसी प्रकार से जितने कमरों में वो कॉमन है, हर कमरे में एक एक टेट्रा के कांटेक्ट में होगा। यानी कॉर्नर वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 8 आ गया। क्लियर हुआ? कॉर्नर वाला 8 कमरों में कॉमन और हर कमरे के टेट्रा के कांटेक्ट में होगा वो। क्लियर है? तो वो कितने टेट्रा के कांटेक्ट में आया? 8 के कांटेक्ट में आया। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन और बिगर आयन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन और बिगर आयन प्रेजेंट एट एफसीसी लैटिस पॉइंट, प्रेजेंट एट एफसीसी लैटिस पॉइंट इन दिस केस बराबर, इन दिस केस। ये कौन सा केस है? जब टेट्रा इसके चारों तरफ भरा हुआ हो। पिछला केस में भी एफसीसी का देखे थे कोऑर्डिनेशन नंबर, लेकिन उस समय उसके अराउंड में टेट्रा भरा हुआ था कि ऑक्टा भरा हुआ था। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था? 6 आया था। बात आ रही समझ में? हम इन दिस केस क्यों लगाए? क्योंकि यही सेम लाइन वहां भी लिखा हुआ था। तुम बोलोगे सर यहाँ पे कुछ और लिखाते हैं, यहाँ पे कुछ और लिखाते हैं। तो वहां एफसीसी के चारों तरफ ऑक्टा भरा हुआ था, तो वैसे केस में 6 आ रहा था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी एफसीसी के चारों तरफ कौन भरा हुआ है? टेट्रा भरा हुआ है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। इन दिस केस बराबर 8 हो गया। ठीक है? कहने का मतलब हमेशा याद रखना, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है वो लैटिस पॉइंट के इक्वल होता है और टेट्रा उसका दुगना होता है। याद हो गया? एफसीसी है ना, तो एफसीसी में जेड कितना आया था? याद करो पहले का क्लास 4। एफसीसी में जेड कितना? 4। तो ऑक्टा उतना ही होगा, 4 ही होगा। और टेट्रा उसका दुगना यानी कितना? 8। एक तो ये याद करना है आपको। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर याद करना है। तो ऑक्टा के केस में दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बोलो। और टेट्रा के केस में दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर एक का 4, दूसरे का 8। छोटे वाले का जो गड्ढे में है उसका 4 है ना, और जिसके गड्ढे में है उसका 8, जो कॉर्नर में है उसका 8। याद रहेगा? बोलो। ऑक्टा में RA + RC बराबर कितना? ऑक्टा के केस में RA + RC बराबर पिछला केस 6/2। क्यों? क्योंकि H के अलॉन्ग कांटेक्ट में है ना, है ना, तो H का आधा ले लिया था। लेकिन यहाँ पे बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग कांटेक्ट में है, तो टेट्रा के केस में RA + RC बराबर 3/4। याद रहेगा? डायग्राम बना।